क्वेश्चन है जैसे 3 चार्जेस plus q each are placed at the 3 corners of an equilateral triangle having each side equal to a. 3 charges हैं plus q each. They are placed at the 3 corners of an equilateral triangle having each side equal to a. Calculate the net force on any particular charge. किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, किसी एक चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट करना। देखो क्वेश्चन को एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको समझना आसान हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? 3 चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सपोज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसे बोल देते हैं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं ए, बी और सी, और इन तीनों कॉर्नर्स पे क्या है? चार्जेस पड़े हुए हैं प्लस क्यू ईच। मैं अभी क्या करता हूं, ए को बोल देता हूं Q1, ए को बोल देता हूं Q2, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब बाद में वैल्यू पुट करेंगे ना, Q1, Q2, Q3, तीनों को Q ही बोलना, ठीक है। तीनों Q के बराबर हैं। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, हर एक साइड कितनी है? A. Each side of the equilateral triangle is A, ठीक है। हम जनरल, कोई A, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ यूनिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम जनरल बात करेंगे। अब जब भी इस तरह की सिचुएशन है आपके पास जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस है, अगर तो 2 ही है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये लगा देंगे, यहाँ 2 से ज्यादा है। तो अगर हम ये चाहते हैं, क्या लिखा है? कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर, किसी एक के ऊपर फाइंड करो, तुम्हारी मर्जी है। सपोज मैं इस पे फाइंड करना चाहता हूं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, डायग्राम दी होगी, बोले इस पे फाइंड करो। अगर बोले कि किसी पे भी फाइंड करो तो अपनी मर्जी से कोई भी एक चूज कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? हमने वो चार्ज आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करनी है। फिर ये पता करना है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन कौन। अगर हमारे सिस्टम में 3 चार्जेस हैं तो इस Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। और क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में? प्लस क्यू ईच। इस Q1 को, ये Q1 एक्चुअली क्या है? प्लस क्यू है। इस Q1 को ये Q2 अट्रैक्ट करेगा, रिपेल? पॉजिटिव है तीनों, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। और उस रिपल्शन की डायरेक्शन कैसे होगी? आपको क्या बताया था? इसी लाइन को आगे ले जाओ, ये जो लाइन है इसी को आगे ले जाओ ऐसे। ये कौन सी फोर्स है? F12, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी Q1 को ये Q3 अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, रिपेल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो इसकी जो रिपल्शन होगी, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से ऐसे बना दें, कोई ऐसे बना दे, वो नहीं करना है। ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, तो इसी लाइन को जब आप आगे एक्सटेंड करोगे, ये हो जाएगा F बोलो, क्या नाम दूं? F13। The total force acting on Q1 is F1 equals to F12 plus F13।
Q1 के ऊपर टोटल कितनी फोर्स है, उसको मैंने नाम दे दिया F1। क्या स्टेटमेंट लिखी थी बेटा कल? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम करना, ठीक है। तो Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है। Q2 की रिपल्शन, Q3 की रिपल्शन, और उनका वेक्टर सम हो गया ये F1, ठीक है। F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सोचो F12 का, के इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, ये वाली साइड A हुई, ये A है, ये भी A है। Q इंटू क्यू बाय A स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों किसके बराबर हैं? दोनों A के बराबर हैं। तो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। दूसरा जो F13 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, दैट वुड बी K Q इंटू क्यू बाय A स्क्वायर अगेन। सो कितना आ जाएगा? ये भी उतना ही आ जाएगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? वेक्टर सम का मतलब क्या है? जैसे ये भी मैं आपको रिव्यू देता हूं, वेक्टर सम कैसे करते हैं। बेटा अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक है Q, एक है P, और उनके बीच में एंगल है थीटा, इन दोनों वेक्टर्स का बेटा रिजल्टेंट जो लिखते हैं वो R लिखते हैं। याद है स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते थे, R वेक्टर इक्वल्स टू P प्लस Q। और जब आप R का मैग्नीट्यूड लिखते हो, उसका फॉर्मूला क्या बनता है? स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, है ना। अब देखो यहां पर यही चीज अप्लाई करना। ये एक चार्ज है Q1, इसके ऊपर एक फोर्स ये लग रही है F12, एक ये लग रही है F13, और ये है रिजल्टेंट, जिसको हमने लिखा F1 वेक्टर इक्वल टू F12 प्लस F13, ठीक। अब मुझे बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? द एंगल बिटवीन F12 एंड F13, द एंगल बिटवीन कितना है दोनों के बीच में एंगल? द एंगल बिटवीन F12 एंड F13 60 डिग्री। क्यों? गिवन नहीं है, लेकिन ये तो बोला है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब ये वाला एंगल 60 है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल है वही तो F12 और F13 के बीच में है, वो भी 60 ही हुआ। F12 और F13 के बीच में बेटा 60 डिग्री का एंगल, तो उसके बाद यही स्टेटमेंट लगाएंगे, देयरफॉर F1 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F12 F13 cos 60। करो बेटा आगे इसको फाइंड करो, वैल्यू फाइनली कितनी आती है। देयरफॉर बेटा F1 का जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा एक चीज तो ये आप खुद ही कर लो, ये 2 और cos 60 कैंसिल ही कर दो। कैसे? cos 60 1/2 तो होता है, तो 1/2 आएगा, तो 2 इंटू 1/2 क्या हुआ? कैंसिल ही हुआ। तो आपके पास ये ऐसे बनेगा, नहीं तो लिख के कर लो, cos 60 की जगह 1/2 लिखो, तब भी तो यही करना है। F12 स्क्वायर F13 स्क्वायर प्लस F12 F13, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है बेटा अभी। F12 का स्क्वायर K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर ये भूलना नहीं है, हम अच्छे भूल जाते हैं। फॉर्मूले में देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर PQ, तो एक तो ये P है आपके पास, इसका स्क्वायर भी करना है, दूसरे का भी इंटू सेम आ जाएगा दोबारा।
अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें ना, क्या आपको ये दिख रहा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, है ना? ऐसे ही, ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, इसका स्क्वायर है, इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है, तो बेटा ये भी तो एक्स स्क्वायर ही हुआ। कितनी बार आ गया? मतलब 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर ही हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3k² बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? अब देखना, न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स कुछ नहीं है बेटा। जनरली बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल्स नहीं होते फिजिक्स में, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। थ्योरी तो क्या करनी है, थ्योरी तो 9th 10th में भी बच्चे पढ़ लेते हैं। So k² by a square root 3, this is the answer. ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज लाऊंगा, एंड क्वेश्चन को देख के आप मुझे ये बताओ कि क्या वो चेंज आप समझ पा रहे हैं, या उसके कारण क्या चेंज आएगी वो आपको नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज ला रहा हूं, मिटाऊं इसको। ये समझ में आ गया, ये वाला स्टेप जो मैंने बताया, ए स्क्वायर ए इंटू ए। यार ऑनलाइन वाले ना बोला नहीं करो, मेरे कान के बीच में से आवाज निकलती है, लिख दिया करो। डरा दिया साहिल तो नहीं? साहिल ने आपको, अब देखना नेक्स्ट, थोड़ी सी चेंज ला रहा हूं। ए सेम ट्राइंगल है, यहां पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, यहां पर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, पहले की तरह, लेकिन जो यहां पर चार्ज है वो है माइनस क्यू। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो ए पे चार्ज है उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप टाइम सेव कर पाओगे। जैसे अभी तो मैंने पूरा लेंथी सा मेथड बताया, F12 F21 F13 फिर एंगल एंड ऑल दैट, डायग्राम से ही हो जाता है क्वेश्चन। अगर आपको डायग्राम आपने बना ली, या डायग्राम आपको गिवन होगी, या आपने स्टेटमेंट को देखे अगर डायग्राम बना दी, तो उसी को देख के हो जाएगा। देखना, समझना लॉजिक क्या है इसमें। मैंने क्या बोला, किसके ऊपर फोर्स पता करनी है? जो ए पे है चार्ज उसके ऊपर, ए पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। कौन लगाएगा इसके ऊपर फोर्स? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो फोर्स पता किस पे करनी है, इस पे। कौन लगाएगा? दूसरे दोनों लगाएंगे। इंडिपेंडेंट है बेटा दोनों की, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना वो चेंज नहीं होगी, ये हो या नहीं हो। इन दोनों के बीच में फोर्स है वो इनके ही है बीच में, बस ये हो या नहीं हो। हाँ, इसके ऊपर जब टोटल पता करनी होगी तो फिर टोटल तो उसी हिसाब से आएगा कि कितनी है। तो इस एक चार्ज पे कौन कौन लगा रहा है फोर्स? एक ये लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, ये रिपेल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा एफ, नाम कुछ भी रख लो, मैं ऐसे ही नाम रख रहा हूं कि आप इसको याद रखें। एफ ए बी क्या हुआ? एफ ए बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। और ये सी वाला क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। कि भैया ऑनलाइन वाले मत बोलो, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। एफ ए सी, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो यहाँ कहीं होगा, पैरेललोग्राम लॉ वाला। तो इसको मैं बोलूंगा एफ ए, तो लिखेंगे एफ ए इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी। ठीक है, अब की बार बताओ मुझे इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? एफ ए बी और एफ ए सी के बीच में 120 है ना। 60 प्लस 60 मत बोलो ना, देखो ये पूरा 180 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो दिस विल बी 120। अब आगे करो, टोटल फोर्स फाइंड करो ए पे जो है वो कितनी होगी। फाइंड आउट द टोटल फोर्स। एफ ए बी का मैग्नीट्यूड देखो बेटा, जब आपने मैग्नीट्यूड पता करना है ना
फिर इस चीज की जरूरत नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ ए सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? और एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 होगा। 120 डिग्री एंगल होने के कारण देखो ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर cos 120, पता है बेटा cos 120 की वैल्यू? cos 120 is equal to cos of 90 plus 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30, दैट इज इक्वल टू -1/2। cos ऑफ एनी एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसका cos नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है, तो 120 हो, 150 हो, 180 हो, cos विल बी नेगेटिव। सो फर्दर ये आपके पास आ जाएगा एफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1/2। कैंसल। माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देख लो जरा एक बार। ठीक है, जैसे पहले तीनों ऐड हो गए थे, अभी दो कैंसिल हो गए, एक ही बचा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, वहां हो गया था ना, यहाँ प्लस आ गया था, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x², यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक कैंसिल, तो एक ही बचा। ठीक है, ये हो गया बेटा कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है। थोड़ा सा मैं और बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में, थोड़ा सा हम लेवल हाई रखेंगे, मतलब करेंगे न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं है कि खाली थ्योरी पढ़ ली। आप सोचना, मैं दे रहा हूँ सिचुएशन। ये एक स्क्वायर है मेरे पास इस बार। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स का नाम रख सकते हैं ए बी सी डी, और ये साइड में ले लेता हूं ए। चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं लाइक क्यू ईच प्लस क्यू ईच। कोई नेगेटिव होगा तो हमें पता है अब नेगेटिव से करना क्या, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बताओ जो सी पे चार्ज है उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा। डायग्राम बना के पहले देखो कौन कौन फोर्सेस लगाएगा, और मेरे से पूछो अगर कोई डाउट है। देखो क्या मैंने आपको बोला बेटा, सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चार्ज के ऊपर फोर्स पता करनी है। यहाँ बोला हुआ है जो सी पे चार्ज है उस पर फोर्स पता करो, इस पे पता करनी है। अब दूसरा देखो कि इस पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, बाकी सारे। क्या थी स्टेटमेंट हमारी कल जो लिखी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। वो खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब इसके ऊपर ये थोड़ी लगा रहा फोर्स, ये लगाएगा ये लगाएगा ये लगाएगा। उन सारी फोर्सेस को एक तो नाम दे देना है और उनकी डायरेक्शन हमने पहले ही बना देनी है। देखो कैसे, कहीं ध्यान देखो, इस चार्ज को ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, तो यहां बनाना, ये रिपल्शन है। नाम क्या होगा, एफ सी बी, है ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी।
फिर इस चार्ज को ये वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, एफ सी डी। इस चार्ज को ये वाला भी रिपेल करेगा, तो ये ऐसे थोड़ी घूम के जाएगी रिपल्शन, सीधी लाइन बना दो, एफ सी ए। सबसे पहला काम यही करना है आपने, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स पता करनी है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट फोर्सेस जो है उनको नाम दे देना है आपने। कितनी फोर्सेस हो गई? 3। तो ऐसे में बोलूंगा, देखो स्टेटमेंट, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट सी, एफ सी, बेटा आपने आज तक ना कभी भी 3 का रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकाला होगा, 3 का रिजल्टेंट नहीं निकलता है। रिजल्टेंट या नेट इफेक्ट जो है, जो वेक्टर एडिशन में हम करते हैं, हमेशा 2 का। ठीक है, अब देखो ये जो एफ सी डी और एफ सी बी है, ये आपको दिख रही है आपस में परपेंडिकुलर है। पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना, 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती है स्क्वायर की। तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ क्या लिख लूँ? अगर कॉस 90 लिख लूँ तो आपको पता है कॉस 90 0 होते हैं, ये वाला पूरा ही 0 हो गया। तो R क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो एफ सी बी and FCD are perpendicular to each other. Therefore, FCB और FCD अगर एक दूसरे के perpendicular हैं, therefore their resultant is, suppose F dash लिख लेते हैं resultant। इन दोनों का resultant क्या है? F dash। कितना होगा F dash? बोलो। स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, F12 स्क्वायर, 12 नहीं, क्या नाम था? CB। ठीक है, इन दो का रिजल्टेंट निकाल लिया। इन दो का रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा, सेंटर में ही आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये आ गया आपके पास एफ डैश, एफ डैश आ गया। ठीक है, अब इस एफ डैश और इस एफ सी ए की सेम डायरेक्शन है। जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 है ना, कॉस 0 तो 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ये बनेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर रूट। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो रिजल्टेंट होता है p प्लस क्यू। द रिजल्टेंट, ये ऐसे लिखे, द डायरेक्शन ऑफ FCD एंड FCB, FCD एंड FCB नहीं, सॉरी वो तो हो गया, F डैश एंड FCA, the direction of F dash and F directions of F dash and FCA are same। F dash और FCA की same directions हैं, therefore their resultant, या ऐसे लिखें, therefore the net force, फिर हम फाइंड भी करेंगे, पहले मैं आपको वेक्टर समझा रहा हूँ सिर्फ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द resultant force acting on the charge at C कितना होगा? FC बोल दिया उसको। इन दोनों की सेम डायरेक्शन है,
तो जब दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन है तो हम सिंपली लिखेंगे p प्लस क्यू, तो मैं लिखूंगा f डैश प्लस एफ सी ए, पता चला। और एफ डैश का मैग्नीट्यूड हम पहले से ही निकाल चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर, प्लस ये बाहर है। इतना नोट करो पहले, फिर मैं आगे कराऊंगा ये। इसमें कोई डाउट है तो बताना। सर माइक बंद। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज ए रूट 2 होता है या नहीं? आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो। ए सी का स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया। ए सी का स्क्वायर तो ए सी कितना हुआ, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो ए रूट 2। नाउ एफ ए सी या एफ सी ए का कितना मैग्नीट्यूड है बोलो? इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? के क्यू इंटू क्यू बाय ए रूट 2 स्क्वायर, so this is equal to k q square by 2a square, रूट 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर हो गया। एफ सी बी का कितना मैग्नीट्यूड होगा? k q square by a square, k q square by a square। एफ सी डी का कितना मैग्नीट्यूड होगा? इतना ही। सो व्हाट इज एफ सी? इक्वेशन स्टार नाम दे दो। एक चीज ध्यान रखना, ये रूट में नहीं है, therefore equation star becomes fc equal to fcb square k q square by a square फिर से स्क्वायर प्लस fcd square प्लस fca, ठीक है? क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस a रूट 2 था, तो a रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर आया। fc आ जाएगा, बेटा एंगल लगा लिया था पहले, याद करो 90 डिग्री लगाया था एक बार और एक बार 0 डिग्री, तभी तो ये निकाला था। ये वाला 90 था और फिर 0 भी तो था, इसलिए ऐड किया। प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आएगा? ये रूट कट जाएगा, 2 का नहीं कटेगा, लेकिन एफ सी आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। आप कॉमन ले लीजिए के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 आंसर। चेक करो, अगर कोई डाउट है तो बता देना। फिर देखो बेटा, आपको मैंने बताया कूलम्ब लॉ का स्टेटमेंट है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। इन सीजीएस सिस्टम के का वैल्यू 1 होती है, ये भी बताया था। इन सीजीएस सिस्टम के इज इक्वल टू 1, तो सीजीएस में हम सीधा लिखते हैं F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेशन आसान हो जाती है, के का वैल्यू 1 आता है। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जिसमें फिर से 3 चार्जेस हैं हमारे पास। मान लो ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, यहां एक चार्ज है 12 स्टैट कूलम, यहां एक चार्ज है 15 स्टैट कूलम, और यहां वाला जो चार्ज है वो है -20 स्टैट कूलम।
स्टैट कूलम क्या होता है याद है? स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ये पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। और इस बार क्वेश्चन ये है कि बताओ जो बी पे चार्ज है उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट बी। बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगेगी। ठीक, समझना। ये सीजीएस में स्टेटमेंट है, एफ इज इक्वल टू के की जगह 1 आ गया, Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, डाइन में आएगी। क्यों डाइन में आएगी? क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। अच्छा, सबसे पहला काम वही करेंगे, किस पे फोर्स पता करनी है? जो चार्ज बी पे है। इस बी वाले चार्ज को ए वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन होगी, ये होगी उस रिपल्शन की डायरेक्शन, एफ बी ए। फिर जो ए वाला चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा एफ बी सी। एफ बी ए, एफ बी सी। ठीक है। एफ बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ये देखो, Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर। सेंटीमीटर में रहने दो, सीजीएस में तो कैलकुलेशन करनी है। और 3 स्क्वायर को भी आप ऐसे लगाओ, 15 12 3 इंटू 3 कितना बनेगा बोलो? 3 5 15, 3 4 12, 5 4 20 डाइन। डाइन जरूर लिखना। यहाँ चार्ज को भी सीजीएस में लिया हुआ है, डिस्टेंस को भी सीजीएस में लिया है, हमने जो स्टेटमेंट लगाई वो भी सीजीएस वाली है, इसलिए जो फोर्स का यूनिट आएगा वो भी सीजीएस ही होगा। ठीक है। हो सकता है आपके ऑप्शंस में लास्ट में न्यूटन में दिया हो, मैं बताऊंगा न्यूटन में कैसे कन्वर्ट, लास्ट में करेंगे कन्वर्शन। एफ बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 12 इंटू 20। जब भी आपने मैग्नीट्यूड लिखना ना, ये माइनस नहीं लिखोगे, इस माइनस के कारण ये डायरेक्शन ऐसे है, अगर यहाँ प्लस होता तो डायरेक्शन ऐसे होनी थी। तो बेटा एफ बी सी का मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को लिखूं क्या? 4 इंटू 4, एक ही बात है, 3 स्क्वायर कर। So this will be equal to 4 3s are 12, 4 5s are 20, 15 टाइम। अब मुझे बताओ, ये आ गया कहीं रिजल्टेंट एफ बी। एफ बी सी और एफ बी ए में एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ बी ए एंड एफ बी सी? 90 डिग्री सामने दिख रहा है, ये ये 90 है सामने दिख रहा है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 3 4 ये 5 ही होगा। हाल तो इस डिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तब पड़ती अगर इसके ऊपर फोर्स पता करनी होती या इसके ऊपर करनी होती। यहाँ तो इस पे करनी है, एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, एक ये चाहिए। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो अभी आपको बताया एफ बी कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। एफ बी ए स्क्वायर पता है ना, प्लस 2 एफ बी cos 90 तो 0 होता है। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ बी ए स्क्वायर कितना हो गया? 20 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? अब यहाँ गलती करेंगे, देखो अगर हम वेक्टर एडिशन नहीं अप्लाई करें, हम दो फोर्सेस फाइंड करते हैं, बोले एक 20 एक 15 और हो गई 35, नहीं। 20 और 15 35 तब होता है जब डायरेक्शन दोनों की सेम हो। अभी आपको बताया सेम डायरेक्शन होगी तो ऐड कर देते हैं, यहाँ क्या सेम डायरेक्शन है? नहीं। 20 का स्क्वायर हो गया 400, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 625 आया, 625 का रूट हो गया 25 डाइन। ये आंसर है आपका। ठीक है, यही आंसर है। और अगर आपको मान लो लास्ट में ऑप्शंस दिए हुए न्यूटन में, तो आपने पढ़ा ना 11th में 1 न्यूटन होता है 10 रेज पर 5 डाइन, तो 1 डाइन कितना हुआ? 10 रेज पर -5 न्यूटन। इसलिए आपका जो आंसर आएगा एफ बी वो आएगा 25 इंटू 10 रेज पर -5 न्यूटन, अगर न्यूटन में चाहिए तो, अदरवाइज 25 9। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, अभी इतना ही रखे आंसर।